गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपना लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। देखिए, पहले तो हमें संसाधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संसाधन वे होते हैं, वे सरलतम तत्व या पदार्थ या वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो मानव भी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, ये एक मानव संसाधन है। और हमारी एक जनसंख्या, ये भी मानव संसाधन है, ये मानव के लिए बहुउपयोगी है। तो हमारे इसके विस्तार से हम पढ़ेंगे कि मानव संसाधन हमारे क्या क्या काम में आते हैं, ये भारत की जनसंख्या किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं बच्चों। आगे जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसके शुरुआती विस्तार से इसका परिचय देखिए जनसंख्या के बारे में, कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है, यह संसाधन कहलाती है। पहले तो हमें संसाधन के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु या कोई भी किसी प्रकार की पर्यावरण में पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। मानव अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से किसी भी वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करने में सक्षम है। कि मानव अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी वस्तु को मूल्यवान वस्तु में बदल देता है, जैसे वायुयान का निर्माण करना, रेल बनाना आदि, या किसी प्रकार की परिवहन के साधन तैयार करना। इस कारण से मानव एक संसाधन है। मानव न सिर्फ नए संसाधनों का रचयिता है, बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए, मानव संसाधन को हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वह अपनी शारीरिक और मानसिक बुद्धि के द्वारा नई वस्तुओं और नई तकनीक और कौशल से कैसे वस्तुओं का निर्माण करता है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन उनकी संख्या तथा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य तथा कौशल की सहायता से होता है। हमने पढ़ा था मानव पूंजी, कि मानव पूंजी क्या होती है। मानव पूंजी होती है कि व्यक्ति अपनी मानसिक रूप से अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा विकास, शिक्षा और तकनीक और स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से जो पूंजी इकट्ठी की जाती है, उसको मानव पूंजी कहते हैं। तो व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक पूंजी को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर खर्च करता है, उसको मानव पूंजी कहते हैं। जैसे शिक्षा पर अधिक खर्च करने का मतलब है आप निश्चित आने वाले भविष्य में एक धन के रूप में कमाने योग्य बन रहे हैं। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनता है। अगर तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल नहीं हो तो कोई भी मानव नई वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तो शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की जो है किसी बीमारी का न लगना, बुखार का ना आना, और अधिक तकनीक यानी नई तकनीक से हमें जीवन को जीना है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वही हुआ कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। जब मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, यानी कि इनमें धन लगाया जाता है मानव के, जब मानव पर शिक्षा में और उसको अच्छा प्रशिक्षण देने में और उसके स्वास्थ्य में और अन्य सेवाओं में जो धन लगाया जाता है, उसको मानव पूंजी कहते हैं। और वह मानव पूंजी ही एक मानव संसाधन कहलाती है, क्योंकि जो मानव पूंजी तैयार कर लेता है वह कोई न कोई किसी प्रकार से डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रकार का अन्य अधिकारी होता है। तो ये कहते हैं कि इसमें विस्तार से बताया गया है इसमें कि मानव रहित विश्व की हम कल्पना नहीं कर सकते।
कि मानव के बिना तो न तो हमारा समाज हो सकता है, न ही हमारे किसी प्रकार से परिवार संचालित हो सकते हैं। तो मानव निर्माण के लिए ये बताया है कि इसमें मानव बहुत से गुणों से युक्त होता है, इसलिए मानव के गुणों वाला संसाधन कहलाता है। जैसे मान लो, अगर कोयला एक चट्टान के रूप में है, अगर मानव नहीं होता तो उसको कोयले का नाम नहीं दिया जाता। इसलिए कोयले को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति या इसकी आवश्यकताएं या इसको काम में लेने की विधि मानव ने ही तैयार की थी। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमें कोयला एक चट्टान के टुकड़े के रूप में रहता, अगर मानव उसे आविष्कार करके उसको कोयले का नाम नहीं देता। तो वर्तमान में देखा जाए तो कौशल का होना बहुत ही आवश्यक है। कौशल होता है कि अपनी आप में दक्षता या विकास का कार्य करना। अब इसमें विस्तार से ये भी बताया गया है कि हमारे उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सर्जन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन बताई है। जैसे और किसी प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे रेल है, वायुयान है, या अन्य किसी प्रकार का पदार्थ या तत्व, तो वो संसाधन है। तो हमारी विशाल जनसंख्या भी एक संसाधन का सकारात्मक पहलू है। हमारी जनसंख्या में अहम भूमिका जहाँ पहलू है कि कोई न कोई मानव अधिक से अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल या प्रशिक्षण पर खर्च करता है, तो वह मानव संसाधन के रूप में हमारे लिए बहुउपयोगी होता है। अब देखिए जनसंख्या क्या है कि किसी भी एक स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो विस्तार से पहले तो जनसंख्या की परिभाषा आ सकती है। तो बताया गया है कि किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही हम जनसंख्या कहते हैं। अब हम सामाजिक अध्ययन के बारे में जानते हैं कि जनसंख्या समाज के लिए एक आधार तत्व है। अगर जनसंख्या नहीं होती तो समाज का निर्माण भी नहीं होता। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं कि यह जब भी संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वृद्धि, वितरण एवं विशेषताएं, गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को हम समझेंगे इस पाठ में, और इसकी हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे कि किस तरह से मानव एक संसाधन हुआ। तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। अतः ये जानकारी आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं। एक मानव एक ऐसा है जो संसाधनों को उत्पादित करता है। जैसे कोयले का आविष्कार किया, कोयला हमारे लिए आज एक संसाधन है। इस कारण से हमारी जनसंख्या कितनी निवास कर रही है देश में, तो उसका भी हमें जानना जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे कि भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो यहाँ 3 बिंदुओं के द्वारा हम जनसंख्या के जो विचार करेंगे कि 3 पहलू, 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिनसे जनसंख्या का महत्वपूर्ण माना गया है। एक तो है जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। तीसरी विशेषता है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। पहला दिया है कि जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व, कि जनसंख्या कितने आकार में रहती है, क्षेत्रफल कितना है, और उसका घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो व्यक्तियों की कुल संख्या जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो वह इसका आकार आ जाता है। इस प्रकार हमारे इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि ये हमारे महत्वपूर्ण है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन वह उसका कारण है। तीसरा है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। तो व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात
उनका साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि होती है। फिर दिया है हमारे पहला हम पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण। ये हमारी जनसंख्या का कितना आकार है, तो ये बताया है कि भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल आ गया इसमें। तो विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील है। तो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार हमें आंकड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम 121 करोड़ हैं या 1 अरब 21 करोड़ हैं और 1,93,422 है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.3% है। तो जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। तो विशाल क्षेत्र के हम इसमें वितरित के रूप में बताया गया है। तो आप इस सारणी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। चीन जनसंख्या में प्रथम स्थान है और भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पांचवें पर ब्राजील है। ये जनसंख्या का वितरण दिया गया है। तो हम कुल जनसंख्या का 17.3% हिस्सा है और हम 121 करोड़ लोग रहते हैं। एक फिर आपकी ये दी गई है जनसंख्या के वितरण के बारे में, तो हमें इसकी जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर बात आती है हमारी जनसंख्या वृद्धि कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हो रही है हमारी, जिसके अंतर्गत बताया है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में किसी देश या राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष तथा दूसरा प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिमाह परिवर्तन के द्वारा। तो किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी को जन्म मृत्यु के अंतर एवं परिवर्तन के कारण होती है। तो हमारी देखिए प्रत्येक दशक में जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई परिमित होती है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या में हमारे जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त करते हैं, तो इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक हिस्सा व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है कि 100 व्यक्तियों पर कितने लोगों की वृद्धि होती है, उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो हमारी जनसंख्या का आंकड़ा बता रहा है कि 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 4% होती है। और हमारे यहाँ बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 1951 में 3,410 मिलियन से बढ़कर 2011 से 1,210.19 मिलियन हो गई। सारणी चित्र यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1951 में 3,410 मिलियन से 1981 में 6,830 मिलियन हो गई है। तो ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। तो हमारा ये आंकड़ा जनसंख्या वृद्धि का बताया गया है कि हमारी 1981 में 32.97% थी वृद्धि दर 10 वर्षों में। फिर 2001 में 28.41 कम किया हमने, फिर 2011 में 21.44। इसके बावजूद भी भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। तो राजस्थान में 2001 से लेकर के 11 तक के दशक में वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में 32.55 रही और गंगानगर जिले में 10.06% से भी कम रही। तो यह आंकड़ा हमारा दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो दशकीय वृद्धि दर हमारी 17.64% है। तो वो दिन दूर नहीं कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है।
तो हमें 17.64% पॉइंट याद रखना है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 10 वर्षों में कितनी है। 17.64% है, इसे हमें कम करना है। अगर ये कम नहीं होगी तो हम 2045 में चीन से आगे निकल जाएंगे। फिर पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।